कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपों के बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां एक बार फिर बड़े सवालों के घेरों में आ गई हैं। ईडी की चार्जशीट में हजारों करोड़ रुपए के कथित फंड डायवर्जन का दावा किया गया है। दरअसल बैंकों से पैसा किसी और काम के लिए लिया गया और इस्तेमाल कहीं और किया गया। अब इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दो बड़ी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला करीब 40,000 करोड़ के बैंक डिफॉल्ट और कथित फंड डायवर्जन से जुड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा आखिर कहाँ गया, बल्कि ये भी है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क में ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरीके से पैसे को घुमाया गया और जांच एजेंसियों को अब तक क्या मिला है। आइए आसान भाषा में ये पूरा मामला समझते हैं। देखिए, ईडी ने बीते शनिवार को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दो अलग अलग चार्जशीट्स दाखिल की हैं। दोनों कंपनियां अनिल अंबानी के रिलायंस एडीएजी ग्रुप के से जुड़ी हैं। चार्जशीट में ग्रुप के पूर्व बड़े अधिकारियों गौतम दोषी, सतीश सेठ और अमिताभ झुंझुनवाला को भी आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फंड के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। इससे पहले मार्च में ईडी ने इस मामले में एक मेन चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जून में ईडी ने सतीश सेठ और एडीजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम दोषी को गिरफ्तार कर लिया था। गौतम दोषी 2020 और सतीश सेठ 2025 में एडीजी ग्रुप को छोड़ चुके थे। पहले इस मामले को समझ लीजिए। आरकॉम मामले में 40,186 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आया है और ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कि इस पूरे मामले में निकल के सामने आया। ईडी के मुताबिक इस मामले में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीब 40,186 करोड़ हैं। आसान शब्दों में कहें तो एजेंसी ने इसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट हुई रकम से जोड़कर देखा है। जांच में आरोप है कि आरकॉम को मिले नए कर्ज का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए पैसा मंजूर किया गया था, बल्कि कथित तौर पर नई क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी कि जो नया लोन मिला था उसका इस्तेमाल पुरानी देनदारियों को चुकाने और रकम को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने में किया गया। ईडी ने यह भी कहा कि जांच में करीब $1 बिलियन यानी कि $1 अरब के एफसीसीबी यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स प्रोसीड्स के एंड यूज़ को लेकर फॉल्स सर्टिफिकेशन की भूमिका सामने आई है। यानी विदेशी मुद्रा में जुटाई गई बड़ी रकम के इस्तेमाल को लेकर भी एजेंसी ने सवाल खड़े किए हैं। पैसा सिर्फ घुमाया नहीं गया, छिपाने का भी आरोप है। ईडी का आरोप है कि इस पूरे मामले में पैसे को उठाने, इस्तेमाल करने, छिपाने और उसे सही इस्तेमाल का रूप देने की कोशिश की गई है। यानी मामला सिर्फ लोन रिपेमेंट का नहीं बल्कि फंड्स की कथित लेयरिंग और कंसीलमेंट यानी छिपाने का भी है। ईडी ने पहले इस मामले में अटैच की गई करीब 8,078 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट यानी जब्त करने की मांग भी की है। इन एसेट्स में रिलायंस कम्युनिकेशंस, उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर से जुड़ी हुई संपत्तियां शामिल हैं। अब रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ जो मामला आया है उसको भी समझ लीजिए। दूसरी चार्जशीट रिलायंस इंफ्रा से जुड़ी है और इसमें कहानी थोड़ी अलग है। ईडी के मुताबिक कथित तौर पर एनएचएआई के 4 टोल रोड प्रोजेक्ट से पब्लिक फंड्स को डाइवर्ट करने की एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीम सामने आई है। इन 4 प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो इसमें त्रिची करूर यानी कि NH67 का ये प्रोजेक्ट है। त्रिची डिंडीगुल NH45 पे स्थित है। इसके साथ साथ सलेम उलुन दुरपेट NH68 का प्रोजेक्ट है और जयपुर रिंगस NH11 का प्रोजेक्ट है। इन प्रॉपर्टीज़ को NHAI ग्रांट्स के साथ साथ बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थानों के लोन से फाइनेंस किया गया था। ईडी का आरोप है कि सितंबर-अक्टूबर 2010 में करीब 187 करोड़ को साइफन ऑफ किया गया यानी कि छिपाकर अलग तरीके से लेके जाया गया। एजेंसी के मुताबिक इसके लिए फिक्टिशियस सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क दिखाया गया और बाद में डॉक्यूमेंट्स बनाकर ट्रांसफर्स को जेन्युइन प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर जैसा दिखाने की कोशिश भी की गई। पैसा कथित तौर पर शेल एंटिटीज और डायमंड ट्रेडर्स के जरिए लेयर किया गया। इन सब के बीच शेयर बाजार में लिस्टेड रिलायंस इंफ्रा के शेयर में सोमवार यानी कि 10 अगस्त को 5% के निचले सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जबकि इससे पहले बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो शेयर में 5% के अपर सर्किट लग रहे थे। सीबीआई जांच से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। इस मामले में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी ये है कि अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि सीबीआई भी शामिल थी। सीबीआई ने भी अलग अलग मामलों में एफआईआर और चार्जशीट्स ऑलरेडी दाखिल कर रखी हैं। जुलाई 2026 में सीबीआई ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस यानी आरसीएफएल मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 4,097 करोड़ के कथित नुकसान का मामला था और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ रिलायंस होम फाइनेंस को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई के मुताबिक आरसीएफएल से लिए गए फंड्स को इंटरमीडियरी और कंड्यूट एंटिटीज के जरिए दूसरे रिलायंस एडीएजी कंपनीज की तरफ डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा आरकॉम मामले में सीबीआई ने पहले एसबीआई की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। एसबीआई ने करीब 2,929 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया था, जबकि 17 पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कुल एक्सपोजर देखें तो करीब 19,694 करोड़ रुपए बताया गया था।
अब आगे क्या होगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये समझना बेहद जरूरी है कि चार्जशीट का मतलब दोष साबित होना नहीं है। जी हाँ, ईडी और सीबीआई ने जांच के आधार पर आरोप कोर्ट के सामने रखे हैं। अब अदालत में इन आरोपों की न्यायिक जांच होगी और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, जैसा हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है उसके मुताबिक। लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बैंकों का पैसा, पब्लिक फंड्स, कई ग्रुप कंपनीज और हजारों करोड़ रुपए की कथित फंड डाइवर्जन की जांच शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम के पूरे ट्रेल में पैसा आखिर गया कहाँ, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे और जांच का अगला बड़ा खुलासा क्या होगा। यही इस मामले की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो 40,000 करोड़ रुपए के इस मामले ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैंकिंग सिस्टम पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन आरोपों का सच अब अदालत की जांच से सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े फंड का कथित डाइवर्जन हुआ कैसे और इस पूरे मामले में आगे कौन सा बड़ा खुलासा होता है। इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।